Hello students, welcome to my channel Mediceutical Education, and today I am discussing about D Form first year theory subject of pharmaceutics, subject code ER20-11T and chapter 1। आज हम आपको चैप्टर 1 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन इंडस्ट्री एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशंस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कंटेंट्स हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन में हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे, ड्रग इंक्वायरी कमेटी के बारे में जानेंगे, फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, करंट स्टेटस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स कोर्सेज इन इंडिया, ग्रोथ ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टुडे, नेक्स्ट वेरियस फार्मेसी एसोसिएशन प्रोफेशनल्स के बारे में हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। ये कंटेंट्स है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। तो हम इसमें देखेंगे कि हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो बिफोर इंडिपेंडेंस में आते हैं हम। तो इसमें हम जानेंगे 1940 में ड्रग यूरोप से इंपोर्ट हुआ करती थी। बाद में यूरोप में इन्हीं ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू की गई। तो 1901 में एस्टेब्लिश किए गए बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स कलकत्ता बाय आचार्य पीसी राय। ये इंडस्ट्री इंडिया में एस्टेब्लिश की गई। फिर 1903 में एक स्मॉल फैक्ट्री एट पैरल बॉम्बे बाय प्रोफेसर टी.के. गुज्जर के द्वारा एस्टेब्लिश की गई। एंड 1907 में एलेम्बिक केमिकल वर्क्स एट बड़ौदा बाय प्रोफेसर टी.के. गुज्जर के द्वारा स्थापित की गई। इसमें हम देखेंगे कि ज़्यादातर ड्रग्स जो एक्सपोर्ट यानी निर्यात की जाती थी क्रूड फॉर्म में और इंपोर्ट की जाती थी तो फिनिश फॉर्म में की जाती थी, यानी आयात निर्यात किया जाता था क्रूड फॉर्म में एंड आयात किया जाता था फिनिश्ड फॉर्म में ड्रग्स का। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यानी कि वर्ल्ड वार 1940-1920 तक ये ड्रग्स का जो लेना देना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद ही वर्ल्ड वॉर के बाद ही फिर से शुरू हो गया। लेकिन जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ तो जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर जो थे विदेशी उत्पादक, उन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि बगैर रेस्ट्रिक्शन के वो डिग्रेडेड ड्रग को ट्रांसफॉर्म यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, जिससे कि मार्केट फुल ऑफ शॉर्ट ऑफ यूजलेस टेरिटोरियस ड्रग्स के से भर गया था। जैसे कि अनक्वालिफाइड मैन जो कि जानते नहीं थे कि ड्रग डिग्रेड हो चुकी है तो इसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना किया जाए, तो वो जानबूझ के उस सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते थे और ख़राब दवाइयों को इंडिया में बेच देते थे, या फिर ख़राब दवाइयाँ आदान प्रदान की जाती थी अदर देशों में। तो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स डम्प्ड इन्फीरियर क्वालिटी मेडिसिन एडल्टरेटेड ड्रग, मतलब कि मिलावट वाली दवाइयों को भी वो लोग आयात निर्यात करने लगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। अब हम इसमें देखेंगे ड्रग इंक्वायरी कमेटी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी इसलिए एस्टेब्लिश की गई क्योंकि ये सब अनक्वालिफाइड मैन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, इन सभी परेशानियों को देखते हुए ड्रग इंक्वायरी कमेटी को अरेंज किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 1930 में एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कॉल R.N. चोपड़ा, उन्होंने देखा कि फार्मेसी प्रोफेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे रिपोर्ट्स उन्होंने पब्लिश की इस बारे में। इन्होंने देखा कि इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। तब 1931 में कमेटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया गया था कि फार्मेसी प्रोफेशन में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, मतलब कि कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था, कोई पर्सन आके कुछ भी प्रैक्टिस करके चला जा रहा था। और फिर उसमें देखा गया कि कंपाउंडर जो होते हैं वही सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे थे, तो सारे गैप्स जो थे उनको फुलफ़िल कर रहे थे कंपाउंडर्स। तो देखा गया इसी पब्लिकेशन के जस्ट बाद ही प्रोफेसर M.L. श्रॉफ, महादेव लाल श्रॉफ ने
फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को BHU यूनिवर्सिटी में लेके आए। BHU यूनिवर्सिटी में लेके आए 1935 में संयुक्त राष्ट्र प्रांत यानी फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन को स्थापित किया इन्होंने, जिसके बाद में इसको IPA के नाम से जाना गया, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के नाम से जाना गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी को 1939 में ML श्रॉफ के द्वारा शुरू किया गया, जिसके बाद IPCA इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन एस्टैब्लिश किया गया 1940 में। तो 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉट लेकर आई इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल, जिसको बाद में विड्रॉ कर लिया गया। फिर 1940 में गवर्नमेंट लेके आई ड्रग बिल टू रेगुलेट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। मतलब कि ड्रग का इंपोर्ट, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग और ड्रग को बेचना और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रग इन ब्रिटिश इंडिया में देखा गया। दिस बिल वाज फाइनली अडॉप्टेड एज ड्रग एक्ट 1940। तो 1941 में द फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी DTAB अंडर दिस एक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश इन कैलकाटा, यानी कि CDL जो लेबोरेटरी है वो कैलकाटा में एस्टेब्लिश है। और इसका मतलब कि फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड 1941 में आया, DTAB 1941 में ये एक्ट शुरू किया गया। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब इसमें 1945 ड्रग रूल अंडर द ड्रग एक्ट ऑफ 1940 वाज एस्टेब्लिश्ड। द ड्रग एक्ट हैज़ बीन मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो ड्रग एक्ट था टाइम टू टाइम इसको मॉडिफाई किया गया। एंड एट प्रेजेंट द प्रोविजंस ऑफ एक्ट कवर कॉस्मेटिक एंड आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथिक मेडिसिन्स इन सम रेस्पेक्ट्स। in 1945 में गवर्नमेंट बॉट द फार्मेसी बिल। पहले ड्रग एक्ट आया, ड्रग रूल आया, फिर फार्मेसी बिल आया टू स्टैंडर्डाइज द फार्मेसी एजुकेशन, यानी फार्मेसी एजुकेशन को थोड़ा और अच्छे से और डिटेल में पढ़ने के लिए ये बिल आया 1945 में। 1946 में द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वाज पब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कॉल RN चोपड़ा। It contains list of drug in use in India at that time which were not included in British Pharmacopoeia, यानी कि जो फार्माकोपिया लिस्ट इंडिया में पब्लिश की गई लेट कॉल RN चोपड़ा के अंडर में, मतलब इसमें ड्रग की लिस्ट कंटेंट थी, जिसको देखा गया कि इंडिया में ये फार्माकोपिया एज अ मोनोग्राफ के तौर पर चलती, जिसमें लिस्ट फॉर्म में ड्रग्स के सारे नाम रहते थे और ड्रग्स के बारे में डिटेल थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन रहता था, बट जबकि ये ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं इंक्लूडेड था। इन 1937 BHU में B.Pharm कोर्स की शुरुआत की गई। फार्मेसी एजुकेशन के अंतर्गत जो कि एक डिग्री बेस्ड 3 ईयर कोर्स था, बट अभी यह 4 साल का बैचलर डिग्री बेस्ड कोर्स है। यह एजुकेशन नियम कायदे कानून पर आधारित है जो कि फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा दिए गए थे, जिसे कंपाउंडर्स की फॉर्मल ट्रेनिंग बंगाल में 1881 में शुरू की गई। इस पैराग्राफ में हमने अभी जो बोला वो सारा लिखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। अब हम पढ़ते हैं फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे महादेव लाल श्रॉफ के बारे में। फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया महादेव लाल श्रॉफ को कहते हैं। इनका जन्म 6 मार्च 1902 में हुआ था दरभंगा इन बिहार में। यह कोई ट्रेंड फार्मासिस्ट नहीं थे, बट इन्होंने फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ टुवर्ड सक्सेस इन इंडिया। इंडस्ट्रियल फॉर्म में इसमें सक्सेस, इस प्रोफेशन में सक्सेस ज़्यादा मिले, इसलिए इन्होंने फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को एस्टेब्लिश किया। सबसे पहले BHU में आया। उनके प्रोफेसर पद के दौरान उनको एक आइडिया स्ट्राइक किया कि फार्मास्यूटिकल साइंस का BHU में एक सेपरेट ब्रांच बनाया जाए।
तब उन्होंने 1932 में एक सेपरेट ब्रांच बनाई और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट ब्रांच फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एज अ कोर सब्जेक्ट इन बीएससी कोर्स में बनाई। इसी के साथ साथ 2 साल बाद उन्होंने 2 इयर्स बीएससी कोर्स को इंट्रोड्यूस किया विद द सब्जेक्ट ऑफ फार्मा केमिस्ट्री, फार्मेसी एंड फार्माकोग्नोसी। इसके बाद बीएचयू में अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। इसके बाद में बीएचयू में ये बी फॉर्म 3 ईयर कोर्स में पूरी तरीके से बदल गया और इंडिया में पहली बार बी फॉर्म कोर्स एस्टेब्लिश हो गया। इन पंजाब यूनिवर्सिटी बी फॉर्म कोर्स इंट्रोड्यूस इन 1944 और यह एक पूरी फार्मेसी प्रैक्टिस ओरिएंटेड कोर्स था। बट इन केस ऑफ बीएचयू दिस कोर्स इज़ कम्प्लीटली इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड। यह प्रोफेशन ज़्यादा ओरिएंटेड था फार्मेसी प्रैक्टिस की साइड, बट यह प्रोफेशन ज़्यादा ग्रो कर गया इंडस्ट्री ओरिएंटेड के साइड। बच्चों, इस पैराग्राफ में अभी हमने जो बोला वही सब डिस्क्राइब किया गया है। इसमें लिखा है कि पहले ये कोर्स जो फार्मेसी सिलेबस था कोर्स था, तो पहले ये फार्मेसी प्रैक्टिस बेस्ड ओरिएंटेड था, मतलब फार्मेसी प्रैक्टिस में थोड़ा और डेवलपमेंट किया जाए ताकि जो अनक्वालिफाइड मैन जो ट्रीटमेंट दे रहे थे या दवाइयों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे तो सब चीज़ों से थोड़ा सा बच सके। फिर ये इंडस्ट्रियल बेस्ड कोर्स था, तो इसमें बाद में ये इंडस्ट्रियल बेस्ड कोर्स हुआ जिसकी वजह से इंडस्ट्री ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया ये एज अ और फार्मेसी ओरिएंटेड फार्मेसी प्रैक्टिस ओरिएंटेड थोड़ा कम रहा। प्रोफेसर एमएल श्रॉफ ने 1940 में एमफार्म कोर्स शुरू किया इन बीएचयू में एंड धीरे धीरे ये फार्मेसी एजुकेशन ग्रो कर गया अलग अलग स्थानों पर इंडिया में। एंड 1943 में प्रोफेसर एमएल श्रॉफ ने बीएचयू छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने बिरला ब्रदर्स में एज ए चीफ केमिस्ट एंड रिसर्च ऑफिसर के पद पे ज्वाइन किया। उसके बाद उनको प्रिंसिपल ऑफ बिट्स पिलानी बनाया गया एंड ही इंट्रोड्यूस सक्सेसफुली डिग्री लेवल एजुकेशन इन बिट्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। तो 1947 में उन्होंने बिट्स पिलानी में ये कोर्स सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस करा दिया। बिफोर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस से पहले और बाद में 3 इंस्टीट्यूशंस ने फार्मेसी डिग्री प्रोग्राम को ऑफ़र किया जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। 1937 में देखा गया डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू, यूनिवर्सिटी वाराणसी एंड 1944 में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। 1947 में एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहमदाबाद जो कि प्राइवेट कॉलेज है। इन सारे कॉलेजेस ने फार्मेसी प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कि जैसे ही इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी उसी टाइम पे लोगों ने फार्मेसी कोर्स को ऑफ़र किया। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, उसको हम डिटेल में जानेंगे। अब देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद फार्मेसी प्रोफेशन का इंडिया में क्या क्या रोल था और क्या क्या उसमें बदलाव किए गए। एट इंडिपेंडेंस 1947, स्वतंत्रता के टाइम से पहले फार्मेसी प्रोफेशन ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा अनऑर्गेनाइज फॉर्म में चलता चला आ रहा था, जिसमें फार्मेसी प्रैक्टिस बिना किसी कानूनी प्रतिबंध के चल रहा था। फार्मेसी प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट सही मायने में स्वतंत्रता के बाद समझ आया। इन 1948 फार्मेसी एक्ट वाज इनेक्टेड and nation's first minimum education started for pharmacy profession qualification as required D Pharm level, मतलब कि मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, कम से कम डिग्री लेवल कोर्स चाहिए, तभी फार्मेसी प्रोफेशन के लिए एलिजिबिलिटी मिलती थी। 1948 में यह फार्मेसी एक्ट आया जिसके बाद ये रूल्स लागू होने लगे। जिसके बाद कई और सारे एक्ट आए तो देखा गया इसमें 1948 में फार्मेसी एक्ट पब्लिश किया गया एंड 1948 में इंडियन फार्माकोपियल कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BN घोष। 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। 1954 एजुकेशन रेगुलेशन हैव कम इन फोर्स इन सम स्टेट्स बट अदर स्टेट लैग्ड बिहाइंड।
1954 में, 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडी, एक और रूल आया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 was passed to stop misleading advertisement, एग्जाम्पल क्योर ऑल पिल्स। 1955 में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्सरसाइज ड्यूटी एक्ट 1955 was introduced to enforce uniform duty for all states for alcohol products। 1955 में आया फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड। 1985 में आया नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट हैज़ बीन एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम डेंजर एंड एडिक्टिव ड्रग्स, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया controls the price of drug in India by drug price order change from time to time। आइए चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे उसको जानेंगे ब्रीफली। देखते हैं करंट स्टेटस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। वी हैव टुडे मोर देन 6 लाख फार्मासिस्ट इन द कंट्री, ऑफ विच 5 लाख आर इन कंट्री community pharmacy। Diploma holders largely handle the pharmacy profession, and the providing of quality pharmaceutical care is still a dream। However, significant development underway may change the situation। मतलब कि आज के टाइम पे हमारे पास 6 लाख से ज़्यादा फार्मासिस्ट हैं हमारे देश में, एंड जिसमें 5 लाख कम्युनिटी फार्मेसी को बिलोंग करते हैं। डिप्लोमा होल्डर सबसे ज़्यादा फार्मेसी प्रोफेशन को संभालते हैं। एंड देखते हैं इसमें जिसमें फार्मेसी प्रोफेशन में इस सिचुएशन को चेंज करते हैं। देखते हैं इंक्रीज़ इन कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर्स को बताते हैं, अवेयर करते हैं दवाइयों को लेके, मेडिसिन को लेके कि कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, और किससे दवा लेना है, किससे नहीं लेना है। अवेयरनेस अमंग द फार्मासिस्ट ऑन द नीड ऑफ प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर, यानी कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो डायरेक्ट पेशेंट केयर में इन्वॉल्व होते हैं। एंट्री ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स इन कम्युनिटी फार्मेसी एंड हेल्थ इंश्योरेंस, एंड इंक्रीजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंडस्ट्री, यानी कि फॉरेन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हेल्थ इंडस्ट्री में डायरेक्टली हम इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज इन अवेयरनेस दैट क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर कैन बी डिलीवर्ड ओनली बाय फार्मासिस्ट ट्रेंड इन डायरेक्ट पेशेंट केयर। डायरेक्ट पेशेंट केयर के केस में फार्मासिस्ट काफ़ी अच्छे से डिलीवर करता है, काफ़ी अच्छे से पेशेंट की देखभाल करता है। इसमें अवेयरनेस जो कि अवेयरनेस को इंक्रीज़ करता है, पेशेंट को बताता है कि दवाई कब टाइम को किस टाइम पे क्या क्या लेना है, कैसे लेना है। तो ये सारे प्रोग्राम्स में इंक्रीज़ करता है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें देखेंगे कि क्या क्या है। अब हम देखेंगे एजुकेशनल प्रोग्राम्स कोर्सेज इन इंडिया। इसमें देखेंगे बहुत सारे वैरायटी ऑफ फार्मेसी डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे फार्मेसी प्रोग्राम्स ऑफ़र किए गए। इसमें आता है डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फॉर्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फॉर्म, एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फॉर्म, मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी MS फॉर्म, प्रैक्टिस बेस्ड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स यानी फॉर्म डी, एंड डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फार्मेसी PhD कोर्स। ये सारे ऑफ़र किए गए कोर्सेज। तो अब हम देखेंगे ये सारे कोर्सेज को देखा जाए तो ये टोटल 12 ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन द साइंस कोर्सेज है। तो डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के बारे में हम देखेंगे। द डी फॉर्म प्रोग्राम रिक्वायर्स मिनिमम 2 ईयर्स। डी फॉर्म में हमें मिनिमम 2 साल का प्रोग्राम होता है, जिसमें 5 आवर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंक्लूडेड होती है, कंपलसरी होता है ये ट्रेनिंग, एंड कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ्स। जो 5 आवर्स की ट्रेनिंग होती है वो 3 महीने में कंप्लीट होती है, जो कि हॉस्पिटल और कम्युनिटी सेटिंग में जाना रहता है इसमें। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें हम देखते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स। बी फॉर्म 4 साल का कोर्स होता है, जिसके बाद हम एम फॉर्म की डिग्री 2 साल में गेन करते हैं इस बी फॉर्म को पास करने के बाद। एंड अब हम आते हैं
इसमें बी फॉर्म कोर्स में डिसिप्लिन, इंस्टेंस, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्माकोग्नोसी। एम फॉर्म में हमें स्पेशलाइजेशन चूज़ करना रहता है, जिसमें हम ये कोर ब्रांचेस को चूज़ करते हैं। कोर ब्रांचेस हैं फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्माकोग्नोसी। देन अब हम आते हैं मास्टर ऑफ फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी। एम फॉर्म प्रोग्राम ऑन इंडस्ट्रियल फार्मेसी, क्वालिटी एश्योरेंस, यानी कि ये कोर ब्रांचेस तो नहीं होती हैं, बट ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती हैं। एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए हम इन ब्रांचेस में एम फॉर्म कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, क्वालिटी एश्योरेंस में, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें देखेंगे अब हम टू ट्रेन द ग्रेजुएट फार्मासिस्ट टू प्रोवाइड क्लिनिकल ओरिएंटेड सर्विस। द एम.Pharm program in pharmacy practice was introduced by GSS College of Pharmacy at Mysore 1996 at OT in 1997। यानी कि जो क्लिनिकल ओरिएंटेड एम.Pharm कोर्स होता है सबसे पहले GSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर ने इंट्रोड्यूस किया 1996 में। पहले एम.Pharm कोर्स इंडस्ट्रियल बेस्ड था, जिसमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ये स्पेशलाइजेशन, क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलाइजेशन, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे स्पेशलाइजेशन थे। फिर आया फार्मेसी प्रैक्टिस का इसमें स्पेशलाइजेशन, जो कि क्लिनिकल ओरिएंटेड सर्विस थी। तो जो सबसे पहले कॉलेज जिसने फार्मेसी प्रैक्टिस एम.Pharm शुरू किया वो GSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर में। अब आते हैं MS.Pharm में। MS.Pharm जो 6 नाइपर होते हैं, 6 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्चेस नाइपर्स इन इंडिया ऑफर MS.Pharm कोर्स, M.Tech फॉर्म कोर्स एंड हायर लेवल डिग्री। NIPER was created with a vision of providing excellence in pharmacy and pharmacy related education। ये NIPER इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं पर्टिकुलर फार्मेसी एजुकेशन को ही ग्रो करने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी कोर्सेज ही चलते हैं, अदरवाइज अदर स्पेशलाइजेशन नहीं चलते हैं। जैसे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फार्मेसी PhD, यानी कि स्टूडेंट विद एन M.Pharm डिग्री इन एनी डिसिप्लिन कैन वर्क टुवर्ड्स PhD विद एन एडिशनल मिनिमम 3 ईयर्स। यानी कि मिनिमम PhD कोर्स मिनिमम 3 ईयर्स का होता है, मैक्सिमम 5 to 7 ईयर्स तक जाता है, जिसमें रिसर्च वर्क रहता है और स्टूडेंट्स को वो रिसर्च वर्क पे काम करना रहता है, थीसिस लिख के सबमिट करनी रहती है अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर गाइड। आज चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे, उसमें देखेंगे। अब आते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फॉर्म-डी कोर्सेज। फॉर्म-डी प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूट 6 ईयर, यानी कि आफ्टर 12th के बाद ये है फॉर्म-डी प्रोग्राम 6 साल का होता है। फुल टाइम स्टडी कोर्स होता है। एंड फॉर्म-डी पोस्ट बैचलर फॉर्म-डी PV कोर्स जो होता है, हम B फॉर्म के बाद इसमें लेटरल एंट्री के थ्रू इसमें जा सकते हैं, जो कि 3 ईयर कोर्स होता है। फॉर्म-डी प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस इन 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया एंड एम टू प्रोड्यूसिंग फार्मासिस्ट हु हैड अंडरगो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इन प्रैक्टिस साइट कुड प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर टू द पेशेंट। ये टोटल हॉस्पिटल बेस्ड कोर्स है, जिसमें पूरा फार्मास्यूटिकल केयर टू पेशेंट इसमें हम सीखते हैं। जिसमें देखते हैं कि जो फॉर्म-डी कोर्स होता है, जो 12th के बाद हम फॉर्म-डी कोर्सेस को चलाते हैं, वो 6 साल का होता है। और अगर हम ग्रेजुएशन यानी B फॉर्म के बाद अगर हम इसमें एडमिशन लेते हैं तो ये 3 साल का, यानी फॉर्म-डी PV में एडमिशन लेते हैं तो वो 3 साल का प्रोग्राम हो जाता है। टोटल हॉस्पिटल बेस्ड कोर्स होता है। और अब आते हैं ग्रोथ ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे प्रायर टू मिड 1980s ग्रोथ ऑफ पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन कंक्लूडिंग फार्मेसी एजुकेशन का ग्रोथ बहुत स्लो था। 1980 से पहले 11 यूनिवर्सिटी और 26 कॉलेजेस ऑफरिंग फार्मेसी एजुकेशन एट द बैचलर एंड मास्टर्स लेवल। 1980s के बाद
फार्मेसी एजुकेशन बहुत तेज़ी से इंडिया में डेवलप हुआ ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन फार्मेसी सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के ज़रिए यह कोर्स काफ़ी अच्छे से ग्रोथ किया पूरे वर्ल्ड में, इंडिया एंड पूरे वर्ल्ड में। अब देखते हैं इस पैराग्राफ में, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो कि प्राइवेटली फंडेड कॉलेज और प्राइवेटली यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं प्राइवेट सेक्टर, जिसमें कि 10% स्टूडेंट ही एडमिटेड होते थे 1980s में। फिर अब की बात करें तो 91% ऑफ ऑल फार्मेसी स्टूडेंट एडमिटेड इन द फार्मेसी प्रोफेशन। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे, उसमें देखेंगे ब्रीफली इस टॉपिक को। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे वॉल्यूम वाइज इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वर्ल्ड्स की 3rd लार्जेस्ट नंबर पर आती है, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वाइज 14th लार्जेस्ट नंबर पर आती है। इनका टर्नओवर 2,89,998 फॉर द ईयर 2019 से 20 में था। टोटल फार्मास्यूटिकल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ₹1,46,260 करोड़ एंड रेट 42,943 करोड़ रेस्पेक्टिवली इन द ईयर ऑफ 2019 एंड 20। ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भाग में जेनेरिक ड्रग्स, ओटीसी मेडिसिन एंड एपीआई, बल्क वैक्सीन, कॉन्टैक्ट रिसर्चेज एंड मैन्युफैक्चरिंग, बायोसिमिलर्स एंड बायोलॉजिक्स आते हैं। तो इसमें हम इस पैराग्राफ में जो हम बोलते जा रहे हैं वो यही सब डेट्स को और ये सब प्राइजेस को हम देखेंगे। एंड उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो यूएस के बाहर यूएस एफडीए अप्रूव प्लांट्स सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं, जिसमें इंडिया 2nd हाईएस्ट नंबर पर है। इंडिया एक ग्लोबल लीडर है फॉर द सप्लाई ऑफ डीपीटी, डिप्थीरिया वैक्सीन, बीसीजी और मीजल्स वैक्सीन का। भारत 60% ग्लोबल वैक्सीन के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग को कवर करता है। इंडिया ग्लोबली सबसे बड़ा जेनेरिक ड्रग प्रोवाइडर है। इंडिया इज़ प्रोवाइडेड अफोर्डेबल HIV ट्रीटमेंट। इंडिया में सबसे कम दाम में सबसे ज़्यादा वैक्सीन ग्लोबली सप्लाई की जाती हैं बिकॉज ऑफ लो प्राइस एंड हाई क्वालिटी मेडिसिन। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडियन मेडिसिन को प्रिफर किया जाता है। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे, उसमें हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे इंडिया फार्मा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है देश का 1.72% GDP। इंडिया का फार्मेसी सेक्टर निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर और अवसरों के साथ देश के विदेशी व्यापार का एक मेजर कंपोनेंट है। भारत दुनिया भर में लाखों लोगों को सस्ती और कम लागत वाली जेनेरिक मेडिसिन की आपूर्ति करता है और बड़ी संख्या में यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी USFDA और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP के अनुरूप संयंत्रों का संचालन करता है। भारत ने दुनिया के दवा निर्माण करने वाले देशों में से एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम इसी स्लाइड में थोड़ा देखेंगे। भारत वैश्विक स्तर पर API के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत में निर्मित जो 50 और अन्य API जो होते हैं उससे ज़्यादा अधिक API भारत में निर्मित होते हैं और यह WHO की पूर्व युग सूची में 57% या 57% API का योगदान करता है। फार्मास्यूटिकल्स भारत में विदेश निवेश के लिए 10 आकर्षक क्षेत्रों में से एक है। चिकित्सा उपकरणों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% यानी 100% विदेशी निवेशक की अनुमति है। फार्मास्यूटिकल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक विदेशी निवेशकों की अनुमति और ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल्स परियोजनाओं के लिए 74 यानी 74% से अधिक के लिए 100% सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता है।
अब देखते डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इसमें हम जानेंगे देश में फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के विकास पर अधिक ध्यान देने और जोर देने और कीमतों और दवाओं की उपलब्धता से संबंधित विभिन्न जटिल मुद्दों को विनियमित करने के उद्देश्य से मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर 1 जुलाई 2008 में फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट बनाया गया था, जिसमें देखा गया कि सस्ती कीमतों पर अनुसंधान और विकास, बौद्धिक संपदा अधिकारों की और सुरक्षा और फार्मास्यूटिकल सेक्टर से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लिए अदर मिनिस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में देखा गया कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है अदर मिनिस्ट्रीज एंड फार्मास्यूटिकल्स डिपार्टमेंट्स के साथ। एंड देन अब हम देखेंगे ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUS ऑफ इंडिया BPPI। तो इसमें देखेंगे 1 दिसंबर 2008 को फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य जन औषधि योजना को लागू करने के लिए केंद्रित था और सशक्त संरचना है फार्मास्यूटिकल, इसकी सशक्त संरचना है फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें हम देखेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें देखेंगे कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हैं। टोटल 5 पब्लिक सेक्शन अंडरटेकिंग है एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दे आर, ये हैं इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड IDPL देहरादून इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स धुंधेरा गुड़गांव हरियाणा। दूसरी है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पिंपरी पुणे महाराष्ट्र। कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बैंगलोर एंड बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कोलकाता वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड रोड नंबर ये। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना PMBJP। इसमें हम देखते हैं ब्रांडेड ड्रग्स की कमी काफ़ी ज़्यादा कीमतों पर सेल करते हैं, जबकि अनब्रांडेड ड्रग्स जिन जेनरिक इक्विवेलेंट्स की तुलना में काफ़ी कम कीमतों पर बेची जाती हैं। हालांकि चिकित्सकीय मूल्य में समान है, मतलब कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स है दोनों का लगभग सेम है। विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए सभी के लिए सस्ती कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाले जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल कराने के उद्देश्य से PMBJP वर्ष 2008 में विभाग द्वारा शुरू की गई। इस परियोजना के तहत समर्पित आउटलेट जिन्हें प्रधान के रूप में जाना जाता है, आम जनता को जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल कराने के लिए पूरे देश में यह केंद्र खोले गए। अब इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में हम जानेंगे। तो इस योजना के तहत इसकी मूल विशेषताएं फाइनेंशियल आउटले के साथ जारी रखने के लिए योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 2020 से 21 से लेकर 2024 से 2025 की अवधि के लिए 490 करोड़ रुपए दिए गए। मार्च 2022 तक पूरे देश में 10,500 PMBJP केंद्र खोलने का लक्ष्य है। मार्च 2025 तक PMBJP के उत्पाद टोकरी को 2000 दवाओं और 300 सर्जिकल दवाओं तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। तो इस पैराग्राफ में जो भी हमने बोला वो सब कुछ दिया गया है। चलिए चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे, उसको हम जानेंगे अच्छे से। अब हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टुडे। आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का क्या हाल है। विशुद्ध रूप से इंडियन फार्मा कंपनीज की संख्या काफ़ी कम है। भारत में सबसे कम लागत पर सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण इंडियन फार्मा इंडस्ट्री मुख्य रूप से भारत में सहायक कंपनियों के साथ साथ प्रमुख विदेशी कंपनियों द्वारा संचालित और नियंत्रित है। 2002 में भारत में 20,000 से अधिक पंजीकृत दवा निर्माताओं ने 9 अरब डॉलर मूल्य के फॉर्मुलेशन और होलसेल मेडिसिन बेची। इनमें से
85% फॉर्मुलेशन इंडिया में बेचे गए, जबकि 60% से अधिक होल सेल मेडिसिन को एक्सपोर्ट किया गया। ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका और रशिया को मार्केट में अधिकांश सेलर्स छोटे से मध्यम उद्यम हैं। 250 सबसे बड़ी कंपनियां इंडियन मार्केट के 70% हिस्से को नियंत्रित करती हैं। 1970 के पेटेंट एक्ट के लिए धन्यवाद किया गया मल्टीनेशनल्स को, जो कि बाजार का केवल 35% प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कि 30 साल पहले 70% से कम थी। भारत में काम करने वाली अधिकांश फार्मा कंपनीज, यहाँ तक कि मल्टीनेशनल कंपनीज भी भारतीयों को सबसे निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर के प्रबंधन तक लगभग अनन्य रूप से नियुक्त करती हैं। घरेलू फार्मास्यूटिकल मुख्यतः भारत में कई अन्य व्यवसाय की तरह अक्सर सार्वजनिक और निजी उद्यमों का मिश्रण होते हैं। वैश्विक बाजार के संबंध में भारत में वर्तमान में 1 से 2% की मामूली हिस्सेदारी है, लेकिन यह प्रतिवर्ष 10% तक दर से बढ़ रहा है। इंडिया में 74 यूएस एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो कि यूएस के बाहर किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक हैं। और 2005 में एफडीए को सभी एएनडीए में से लगभग 20% इंडियन फार्मा कंपनीज द्वारा दायर किए जाने की उम्मीद है। अन्य क्षेत्र को डेवलपमेंट के बावजूद जेनेरिक अभी भी तस्वीर का बड़ा हिस्सा है। इस स्लाइड में पूरी मैंने हिंदी में समझा दी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एंड देन अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसमें अब हम देखेंगे एसोसिएशंस को, फार्मा एसोसिएशन। इस स्लाइड में हम देखेंगे वेरियस फार्मेसी प्रोफेशनल एसोसिएशंस, यानी इंडियन फार्मेसी एसोसिएशंस। देखते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, आईपीए, एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स इन इंडिया, एपीटीआई, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, आईडीएमए, बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, बीडीएमए, ऑल इंडिया ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशंस, AIDCOC, इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन, IHPA, Association of Community Pharmacists in India, ACPI, Indian Pharmacy Graduate Association, IPGA, and other associations में आते हैं इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, FIP, नेशनल एसोसिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ फार्मेसी, NABP, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स फेडरेशन, IPSF, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फार्मेसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एंड अदर एसोसिएशन नेक्स्ट स्लाइड में दिए गए हैं, जो कि अभी हम देखते हैं। आता है नेशनल कम्युनिटी फार्मासिस्ट एसोसिएशन, NCPA, नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ कनाडा, NDMAC, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, AAPS, एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ABPI, and American Chemistry Society Division of Medicinal Chemistry, American Clinical Pharmacy, American Association of College of Pharmacy, AACP, Board of Pharmaceutical Specialties, BPS, Christian Pharmacist Fellowship International, CPFI, Canadian Society of Pharmaceutical Sciences, CSPS, California Pharmacist Association, CPHA। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कुछ और एसोसिएशंस के बारे में देखेंगे कनेडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट, AICP, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलीज सोसाइटी, CRS, नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, NDMA, नेशनल फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, NPA, Pharmaceutical Society of Australia, PSA, Pharmacy Guild of Australia, PHI, Delta Chi Professional Pharmacy Fraternity, Professional Compounding Centers of America, PCCA, American Chemical Society, ACS, etc.
थैंक यू बच्चों फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में हमें बताएं कि इस वीडियो में ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।